वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। अपने जो लाइट वाला चैप्टर है उसका लगभग 50% पार्ट जिसमें मिरर है और मिरर की इमेज फॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने पहले वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये समझने में आगे वाला 50% जो पार्ट है वो समझने में मजा आएगा। तो आज अपने बेटा स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब कुछ चीजें हैं जो आपने कभी नोटिस की होगी, नहीं किए तो आप कभी इनको नोटिस कर लेना। आप खुद भी कर सकते हो, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है। क्या देखते हो कि पेंसिल अपीयर बेंड इन वाटर। अगर आप पानी के ग्लास के अंदर एक पेंसिल को डिप करते हो तो वो थोड़ी सी जहां से पानी की जो फर्स्ट लेयर स्टार्ट होती है वहां पे हल्की सी बेंड दिखती है। कॉइन अपीयर रेज्ड, अगर आप उसके अंदर कॉइन डालते हो तो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखता है। बॉटम ऑफ पॉन्ड अपीयर रेज्ड, या किसी आप तालाब वगैरह में देखते हो, या किसी जो मान लो कोई बड़ा ऐसा कोई हमारे पास बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा, उसके अगर आप बॉटम को देखते हो तो वो भी आपको उठा हुआ दिखता है। लेमन अपीयर लार्जर, अगर आप कोई लेमन को किसी पानी के गिलास में रख देते हो तो वो बड़ा दिखता है। ये सब एक्टिविटीज मैंने करवा रखी है अपने चैनल पर। तो इसकी जो वजह है वो क्या होती है? इसकी वजह होती है लाइट का एक फिनोमेना जिसका नाम होता है रिफ्रैक्शन। क्या नाम होता है? रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन को डीपली समझते हैं। पहले सिंपल से इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं। चेंज इन द path of light when it pass from one transparent medium to another. This phenomenon is known as या is called as refraction। यानी जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, देन उस केस में लाइट हल्की सी बेंड होती है, उसको अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे ग्लास वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये पानी का हमारे पास ग्लास है बेटा, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, एंड ये इसकी होगी अपने पास बाउंड्री, यहां तक भर देते हैं पूरा। अब ये वाली इसकी बाउंड्री है, कौन से वाली? ये वाली है। जब भी आप कोई लाइट रेस इस पर इंसिडेंट करते हो, जैसे मान लो आपने लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट कर दी, तो ये ऐसे, तो ये हल्की सी बेंड हो जाती है, ठीक है। बेंड कितनी होगी ये तो डिपेंड करेगा मीडियम पर, लेकिन इस बेंडिंग को मेजर करने के लिए अपने एक इमेजिनरी लाइन जो है इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को अपने बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। नॉर्मल। ये लाइट जो है वो हल्की सी इस पाथ को फॉलो करने की बजाय एक्चुअल में इसका जो पाथ होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था, ये वाला जिस पाथ से आ रही थी। लेकिन रियल में अगर आप देखोगे तो ये पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो ऊपर है जनरली हमारे पास होता है एयर, और इसके अंदर आप या तो वाटर ले लो या कोई आइस क्यूब ले लो। हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम और दोनों डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है। तो इस केस में जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं अपने रिफ्रैक्शन। अब अगर बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन भी आगे हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का बेटा? दो टाइप का। लेकिन उससे पहले अपने एक नई चीज को समझते हैं जिसका नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? देखो, मान लो कि आप एक रोड पर जा रहे हो, फिर एकदम से आप किसी मीली के अंदर चले गए, तो सीधी सी बात है रोड पर आप कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकते हो, एंड जो मेला है उसके अंदर आप थोड़ा डिफिकल्टी से ट्रेवल करोगे। यहाँ पे रोड एक अलग मीडियम है सिंपल सा, और मेला एक अलग मीडियम है। ऐसे ही जो लाइट
जब किसी मीडियम से पार होती है तो अलग अलग मीडियम को अलग अलग तरीके से मतलब हैंडल करती है। तो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग लाइट हो जाती है। अब आपने एक तो 9th क्लास के अंदर वर्ड सुना होगा बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली डेंसिटी अलग है। ये तो बताती है कोई चीज, कोई पार्टिकल या कोई भी सॉलिड कितना डेंसर है या कोई लिक्विड कितना डेंसर है। लेकिन इसके पैरेलली अगर अपने लाइट स्टडी करते हैं तो यहाँ पे बात आती है ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकली डेंसिटी क्या बताती है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितना इजीली पास हो सकती है या कितना डिफिकल्टी से पास हो सकती है, यानी इजी या डिफिकल्टी से पास हो सकती है। अब जिसके अंदर लाइट बहुत डिफिकल्टी से पास होती है उसको बोलते हैं अपने ऑप्टिकल डेंसर। यानी लाइट जिसके अंदर डिफिकल्टी से पास होगी तो उसको अपने क्या बोल देंगे बेटा? ऑप्टिकली डेंसर। और जिसके अंदर इजीली पास होती है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयर, लाइट इजीली पास होती है। अब आप जब भी डेंसिटी वर्ड यूज करो तो ये नहीं, हम इसकी बात करें। यहीं पर एक समझने वाली बात ये है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ऑप्टिकली डेंसिटी तो हाई है, ओडी तो हाई है और एमडी लो है, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी लो है और मास डेंसिटी हाई है। ऐसा हो सकता है। जैसे एक ऑयल आता है ट्रेपेंटाइन ऑयल, जिसको जनरल वर्ड में तारपीन का तेल बोलते हैं शायद। तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो तो कम है, किससे? एज कंपेयर टू वाटर की। वाटर के कंपेयर में इसकी मास डेंसिटी तो कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो जब हम कभी भी ये वर्ड यूज करेंगे डेंसर, तो एक्चुअली में हम वर्ड यूज करें ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर। अब चलते हैं, इसके बाद में आपको समझाया कि रिफ्रैक्शन अब हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। पहला केस तो बन सकता है कि हम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर लाइट को पास करवा रहे हैं, यानी फर्स्ट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है वो ऑप्टिकली रेयर है और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर है। और दूसरा हो सकता है कि ऑप्टिकली डेंसर टू अपने ऑप्टिकली रेयर एंटर कर रहे हैं। तो अगर अपने पहले केस में देखते हैं तो पहले केस में जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ये एक आइस क्यूब है या ग्लास स्लैब मान लो, या यही वाला एग्जांपल। इस केस में क्या है बेटा? एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर है और वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस के अंदर जब भी लाइट रेज किसी भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करने की कोशिश करती है तो उस केस में जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री से ये हल्का सा बैंड होती है, और बैंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। किस साइड में बैंड होती है? टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की साइड में बैंड होती है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि सर फिर ये टुवर्ड द नॉर्मल ही क्यों बैंड होती है? तो इसका जो आंसर है वो आपको +2 के अंदर मिलेगा बेटा, जब अपने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसी चीज को हाइगन ने भी एक्सप्लेन किया है कि टुवर्ड द नॉर्मल ही क्यों होगी। इसके लिए आपको लाइट को एक अलग पर्सपेक्टिव, जिसको बोलते हैं लाइट इज अ वेव के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है। फिर वहां पे वेवलेंथ आती है और वेव फ्रंट्स आते हैं, देन वहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि जब कभी भी लाइट ऑप्टिकली
रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर एंटर करेगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जिससे ऑप्टिकली रेयर का मतलब है आप एक रोड पर जा रहे हो और जैसे ही आप एक जंगल के अंदर एंटर करते हो जो ऑप्टिकली डेंसर मान लेते हैं, तो उस केस में आपको एक गाइड की नीड पड़ती है, तो इसलिए आप गाइड के पास आ रहे हो। इस केस में गाइड आपका नॉर्मल मान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नॉर्मल इस लाइट रे को गाइड करता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि उसके साइड में बेंड हो रही है। दूसरा केस हो सकता है कि ये अगर मैं इसको जूम इन कर दूं, मान लो इस ग्लास स्लैब को मैंने इतना बड़ा कर दिया या आइस क्यूब को इतना बड़ा कर दिया, अब इसके अंदर से लाइट वापस बाहर जाने की कोशिश करिए, मान लो यहां से, डन। तो ये हमारे पास मैंने बोला था एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको अपने नॉर्मल मान सकते हैं, ये वाला नॉर्मल हो गया अपना, डन। तो एक्चुअल में लाइट का पाथ होना चाहिए था ये, जिस पाथ से वो आ रही थी, ये वाला। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जब भी ऐसे पास होती है तो ये बेंड होकर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर थोड़ा नॉर्मल से दूर हटती है। ये किस केस में होता है? जब हम ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जाते हैं, डन। जो एंगल नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट रेस बनाती है इसको अपने बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस एंगल, जो भी लिखना चाहते हो इसको आई से डिनोट करेंगे। और जो भी ये वाली बनाती है उसको बोलते हैं, मतलब जो भी रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली होगी रिफ्रैक्टेड रे, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल, डन। अब अपने इसके दो लॉज पढ़ते हैं। पहला लॉ जो होता है वो होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर है। दिस इज अ इमेजिनरी प्लेन या सरफेस मान लो, सरफेस, प्लेन सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ ऑल थ्रीज आर एट सेम प्लेन। देन ये फर्स्ट लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ, मतलब लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल आएगा, नॉर्मल, ऑल आर एट सेम प्लेन सेम पॉइंट। सेकेंड लो क्या होता है? सेकेंड लो होता है, जैसे इसी केस में दोबारा से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये लाइट आ रही है और ये बैंड हो गई, ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास आर है, डन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस जो एंगल है एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बेटा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको आप डिनोट करते हो, कई बुक्स के अंदर पुराने में इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। दिस इज म्यू, MYU, म्यू, लेकिन आपकी बुक में इसको डिनोट किया गया है N21 से। इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसी चीज को अपने बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो बोर्ड वाले कई बार ये पूछते हैं व्हाट इज स्नेल्स लॉ, देन आपको लिखना पड़ेगा इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन the ratio of sin I and sin R equal to a constant which is known as refractive index and symbolized by N21। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप N21 से ही डिनोट करते हो, एक्चुअल में ये ही बताता है कि कोई चीज कितनी ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयर है।
इसके बाद में अपने एक सेपरेट वीडियो में इस पे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओपन करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब अपने रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, +2 के लेवल में पढ़ेंगे, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं।